हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि लगातार सुबह 8 बजे एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी तैयारी साथ में बहुत अच्छी तरीके से करें। तो साथ ही जैसा कि आज 4 अगस्त हो चुका है, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो कल आप सभी का संडे था, यानी कल आप सभी का मॉक टेस्ट का दिन था। तो कल साथ ही तीसरे संडे का तीसरा टेस्ट था। यदि आप लोगों ने कल का टेस्ट नहीं हल किया है तो साथ ही प्लेलिस्ट में हमने उसे ऐड कर दिया है, अपडेट कर दिया है। उस टेस्ट को कंप्लीट दीजिए, क्योंकि साथ ही आप जानते हैं जो भी हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलता है, संडे को उसी का टेस्ट होता है। तो आज की इस क्लास में साथ ही हम लोग दमदार प्रश्न को डिस्कस करेंगे। मंडे से लेकर आप सभी का सैटरडे तक क्लास चलती है, उसके बाद साथ ही संडे को टेस्ट हो जाता है। इसलिए आप सभी का फर्ज क्या बनता है? डेली क्लास लेना, सुबह 8 बजे का, एक दोपहर में 12:35 का और एक साथ ही शाम का 6:35 का। तो डेली क्लास लेंगे और संडे को टेस्ट देंगे। इससे क्या होता है साथी कि आपको खुद मालूम होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ओके दोस्त, तो कल हमने जो आपका टेस्ट रखा था वो कोई सिंगल क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो कि पेपर में नहीं बने हैं, वो ओरिजिनल सवाल का ही टेस्ट था। तो कल आप लोग जरूर कल का टेस्ट दीजिए मेरे दोस्त, उसके बाद ये क्लास को ज्वाइन करिए। ओके, तो आज की इस क्लास में टोटल 58 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 58 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन सही करने का होने वाला है। हम जो भी साथी क्लास में लेते हैं ना, आपको टारगेट देते हैं, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज की इस क्लास में 58 क्वेश्चन हल करिएगा। देखिएगा आप सभी से क्या 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं या नहीं, कि आप सभी की किस लेवल की तैयारी चल रही है। ओके, यदि आपको साथ ही एसएससी एमटीएस हवलदार में एक सीट लेना है तो इसी तरह की तैयारी करने की जरूरत है। ओके, तो आज मोस्ट रिलेवेंट होने वाला है क्वेश्चन एमटीएस एग्जामों के लिए। तो क्लास को कंप्लीट देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे और आप उसे याद कर लेंगे। ओके, लास्ट में स्कोर करेंगे कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा। ओके दोस्त, देखिए पहला प्रश्न, किससे निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है? तो साथी बताइए, किससे निकलने वाली महानंदा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है? बताइए, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। यानी पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? बताइए साथी, भारत का एक पारंपरिक खेल कौन सा है? तो आप जानते हैं साथी, कबड्डी खेल है, जो कि भारत का एक पारंपरिक खेल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। ऋग्वैदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से कौन कहलाता था? बताइए साथी, ऋग्वैदिक काल में सेनानी कौन कहलाता था? तो मेरे दोस्त याद रखिए, युद्ध नायक कहलाते थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? बताइए साथी, किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। जोंक यानी लीच निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आती है? बताइए साथी, जो जोक होते हैं यानी लीच, जिसे इंग्लिश में जानते हैं, तो ये किस संघ के अंतर्गत आती है? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, एनेलिडा के अंतर्गत आती है जोक। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथी, बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, माइकल फेलिप्स हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल को बताया? बताइए, किसने माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल को बताया है? तो साथ ही याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बताया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को।
मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? बताइए साथी। हमेशा याद रखिए, आप रेलवे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे साथी आप एसएससी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे एक एक एग्ज़ाम होते हैं ना जो कि करंट अफेयर के सवाल कभी 2 से 3 महीने के सवाल नहीं पूछते हैं तो साथी 1 साल पहले के। एसएससी एमटीएस में क्या होता है, कभी भी साथी आप सभी से करंट अफेयर की जो सवाल बनेंगे वो न्यू नहीं पूछा जाएगा तो 1 साल पहले का डाटा देकर पूछा जाएगा। जैसे यही सवाल देखिए, ये आपके 2024 में कब एग्ज़ाम हुआ था, तो अक्टूबर नवंबर में पेपर हुए थे, और ये देखिए करंट अफेयर कब के पूछे, 2024 के मई का महीना का। बताइए, मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में टोटल कितने विषय शामिल थे? तो भाई याद रखिएगा 100 विषय। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? बताइए, मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा केरल राज्य में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। फल, सब्जियों और अनाज में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए साथी, फल, सब्जी और अनाज में पाए जाने वाले जो परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थों के समूह को क्या बोला जाता है? तो साथी याद रखिएगा फ्लेवोनोइड्स बोला जाता है। ऑप्शन सी फ्लेवोनोइड्स बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या है? बताइए साथी, 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु कितने वर्ष की है? तो साथी याद रखिए 7 वर्ष की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए साथी, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध है, इसका मुख्य फोकस यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथी याद रखिए पनबिजली का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बताइए साथी, जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा है, ये किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो भाई याद रखिएगा सत्रिय नृत्य शैली की प्रतिपादक है अनीता शर्मा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा साथी 1972 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। बांग्लादेश का राजकीय धर्म यानी स्टेट रिलीजन क्या है? बताइए, बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिए इस्लाम है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। भवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, भवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित होता है? तो भाई याद रखिएगा जूनागढ़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? बताइए दोस्त, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो भाई याद रखिएगा उड़ीसी के हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस समानांतर क्रम यानी पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? यानी साथी आप सभी से क्या पूछा है, आर इक्विवेलेंट पूछा है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है अपान में साथी 1/R3 और 1/R4। यहाँ पे 4 ओम की 4 प्रतिरोधक, यानी साथी इसको हम क्या कर सकते हैं, R1 बराबर R2 बराबर
R3 बराबर R4 बराबर कितना ओम दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। यानी साथी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और मेरे दोस्त प्लस 1/4 की जगह आप कितना रख सकते हैं, रजिस्टेंस की जगह 4 ओम रख सकते हैं। तो इसमें यदि हम साथी फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे R 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जैसे कि बेस यदि यानी साथी जो आपका डिनोमिनेटर होता है सेम रहता है तो ऊपर का जोड़कर जो नीचे आपका सेम रहता है बेस, यानी आप जिसे डिनोमिनेटर जानते हैं साथी, हर के रूप में जानते तो सेम वही लिख देते हैं। तो 4 से 4 काटेंगे तो 1, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कितने ओम के बराबर हो जाएगा, तो साथी 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए एक सवाल आप हमें कमेंट करके बताइए, यदि साथी मान लीजिए यहीं पे 4 ओम की जगह 10 ओम रहता तो आप क्या राइट आंसर देंगे, आपका कितना राइट आंसर निकल के आएगा, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सी हरिसेड़ाचार्य की रचना है, बताइए साथी कौन सी हरिसेड़ाचार्य की रचना है। तो साथी याद रखिए बृहत कथा कोश है, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से 2 देश बने थे, बताइए दोस्त। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन से 2 देश बने थे, तो सिंपली भारत और पाकिस्तान बने थे। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ कितने मंजिला निरंतर विद्यमान बना हुआ है, बताइए साथी। कर्नाटक के जैन मंदिर में गर्भगृह के ऊपर एक वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ कितने मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है, तो साथी याद रखिएगा 5 मंजिला। तो ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है, बताइए साथी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कपिल देव की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट में विकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो साथ ही आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, जैसे आपका पिच की लंबाई तो 22 गज का होता है, तो जो आपका 3 स्टंप रहता है इसकी ऊंचाई साथ ही कितने इंच की होती है, यही आप सभी से सवाल पूछ रहा है, बताइए कितने इंच की होती है। तो आप जानते होंगे साथी 28 इंच की होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, और आप लाइक जरूर कर दीजिएगा साथी। देखिए निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है, बताइए कौन से नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है। तो साथी याद रखिएगा भरतनाट्यम है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था। देखिए जो अस्थायी बंदोबस्त था वो कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये साथी भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो बिहार में काफ़ी प्रचलित था, बंगाल में भी और उड़ीसा में भी, लेकिन साथ ही पंजाब राज्य में बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट किया गया था प्रचलित नहीं था पंजाब में। तो यहीं से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है, बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 246 करता है। ऑप्शन ए यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों यानी स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है, बताइए साथी। भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है। तो साथी याद रखिएगा अध्याय 3 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को।
भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है? बताइए साथी, भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है? तो साथी याद रखिएगा, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो भाई याद रखिएगा, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। सेल्यूकस निकेटर किसका समकालीन था? बताइए, सेल्यूकस निकेटर किसका समकालीन था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, चाणक्य का था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए? दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे? तो ऐसा करने वाले अलाउद्दीन खिलजी साहब थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। तेल और वसा का आयोडीन मान क्या दर्शाता है? तेल और वसा का जो आयोडीन मान होता है मेरे दोस्त क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, असंतृप्त कोटि दर्शाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्न में से किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए साथी, किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उसके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा, नाम भी देखिए, मठ भी मंजमा जोगाती जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। 1974 में MS सुब्बुलक्ष्मी कौन सी जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी? बताइए सती, कौन सी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी 1974 में? MS सुब्बुलक्ष्मी। तो दोस्त याद रखिएगा आप लोग, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी 1974 में MS सुब्बुलक्ष्मी। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? बताइए साथी, भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सतलुज नदी पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की समान इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या हमें प्राप्त होता है? बताइए साथी, जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या साथी आयतन की समान इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो साथी याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। ऑप्शन है यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए दोस्त, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा आप लोग, मिजोरम राज्य में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में स्कोर करेंगे। कल जो हमने आप सभी का टेस्ट लिया था ना, जो कि कल के टेस्ट में टोटल 52 क्वेश्चन थे, कोई स्टूडेंट भाई 30+ स्कोर नहीं कर पाया था। कमेंट आप चेक कर सकते हैं, कोई 28 दे रहा है तो कोई 24 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, और सभी लोग फनी वाला इमोजी जरूर लगा रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई, स्कोर एक कम और फनी वाला इमोजी, हमें भी हंसी आ जा रही है भाई। चलिए आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली है। ओके, देखिए 38 नंबर, भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की थी? बताइए साथी, भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की थी? तो साथी याद रखिएगा, असम राज्य सरकार ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से किस त्यौहार के साथ दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार भी समाप्त होता है? तो साथ ही आप जानते हैं कि जो त्यौहार होता है दिवाली, ये 5 दिवसीय त्यौहार समाप्त होता है। इसके आगे कौन सा त्यौहार आ जाता है? तो आप जानते हैं साथ ही भाई दूज आ जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित यानी ऑब्जर्व नहीं होती? बताइए दोस्त, वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित ऑब्जर्व्ड नहीं होती? तो साथ ही याद रखिए छाया क्षेत्र। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म प्रसंविदा लिखी, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वृत्तांत यानी स्टेटमेंट था? बताइए साथी, कौन समाज सुधारकों में से ब्रह्म प्रसंविदा लिखी जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक स्टेटमेंट था? तो साथी याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए, सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बिहार राज्य से है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस वर्ष में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? बताइए, राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस वर्ष में पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2016 में, यानी ऑप्शन है यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। वासिफुद्दीन डांगर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? बताइए, वासिफुद्दीन डांगर ये किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ध्रुपद से जुड़े थे। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्त, किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं ये लिखा था? बताइए साथी, किस गवर्नर जनरल ने ऐसा लिखा था जो कि साथी जो हमारे भारतीय बुनकर हैं इनकी दुर्दशा के बारे में लिखा था? कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हुई हैं, ऐसा किसने लिखा था? तो भाई याद रखिएगा विलियम बेंटिक ने लिखा था। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए 47 नंबर को। किस क्षेत्र में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? किस क्षेत्र में ग्राउंड वाटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त कृषि क्षेत्र में। आप जानते हैं ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। महापाषाण स्थल ये किस घोड़ नदी जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है कहाँ पर स्थित एक स्थल है? बताइए साथी, तो याद रखिएगा महापाषाण स्थल इनाम गांव घोड़ नदी जो कि साथी भीमा नदी की एक सहायक नदी है पर स्थित एक स्थल है। ऑप्शन है इनाम गांव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली परत क्या है? बताइए, चांदी के आभूषणों पर बनने वाली परत क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा Ag2S है, Ag2S यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था? बताइए दोस्त, चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलवाया था, लेकिन कौन सा चांदी का सिक्का? तो भाई याद रखिएगा टका, कहीं कहीं टंका भी लिखा रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। 13 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? पहले तो 33 थी, लेकिन साथ ही 13 फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई, एक बढ़ चुकी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक यानी डिकम्पोजर का एक उदाहरण है? तो सिंपल भाई, उत्पादक तो हो नहीं सकता है, कौन हो सकता है? कवक हो सकता है यानी फंगस हो सकता है, जो कि साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र में विघटक यानी डिकम्पोजर का एग्जाम्पल है फंगस। बी ऑप्शन कवक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53 को, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? बताइए साथी, किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो सिंपली भाई गन्ना को। यूपी में पहले नंबर पर पोजीशन है गन्ना के उत्पादन के मामले में। गन्ना को 1 साल लगता है भाई। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54 को, विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसे सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसे सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है। यहां से डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? यानी किस महीने में, किस वर्ष को भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर साइन किए गए थे? तो साथ ही याद रखिए फरवरी 1999 में। ऑप्शन भी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56 को, मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी देवता विराजित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के जो मुख्य देवी देवता जी होते हैं वहाँ पे विराजते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा गर्भगृह बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57 को, दूध सागर झरना किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? बताइए, दूध सागर झरना किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो साथ ही याद रखिएगा गोवा राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे आज के इस सेशन से। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची है, राज्य सूची और एक कौन सी सूची है? कमेंट करके सवाल का राइट आंसर बताइए आप सभी फौजी भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 58 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? संघीय सूची है, क्षेत्रीय सूची या विशेष सूची या समवर्ती सूची है? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप सभी को ये 58 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की कर रहे हैं। जो भी साथी हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं आपके लिए। बस आपको डेली क्लास लेना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है साथी। डेली हम क्लास में बोल रहे हैं, बस आपको लेकिन डेली क्लास लेना है और संडे को टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक बड़ी बात, एसएससी एमटीएस हौलदार एग्जाम के लिए आप जानते हैं केवल 2 ही सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है। एक तो साथ ही जीके पढ़ना है जो कि 25 क्वेश्चन आएगा पेपर में, और एक इंग्लिश पढ़ना है, ये भी केवल 25 क्वेश्चन आएगा। यही 50 क्वेश्चन आप सभी का मेरिट लिस्ट बन जाएगा। वैसे तो मैथ रीजनिंग आते हैं लेकिन उसे आपको बस क्वालिफाइंग करना रहता है। 40 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप साथी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 40 में से केवल 10 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। यदि आप जनरल से हैं तो 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन, यदि आप एससी एसटी से हैं तो केवल 8 क्वेश्चन सही करने होंगे, बस आप पास हो जाएंगे। तो यही आपका समीकरण रहने वाला है एसएससी एमटीएस हौलदार एग्जाम 2025 के लिए। तो साथ ही आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके, क्योंकि लगातार हम आप सभी को क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसी क्लास आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए, इसलिए मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर में 12:35 पे एक और क्लास के साथ। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।